गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम स्वराज्य प्राप्ति के साधन जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने स्वराज्य प्राप्ति के जो दो साधन थे, स्वदेशी और बहिष्कार के बारे में हमने चर्चा की। आज जो स्वराज्य प्राप्ति के जो तीसरा साधन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तिलक का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्वराज्य प्राप्ति का जो तीसरा साधन है, ये वाला पॉइंट है ना, जिसमें स्वदेशी हमने पढ़ लिया, बहिष्कार हमने पढ़ लिया और जो तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तिलक की स्वराज के बारे में हमने पढ़ लिया, गणपति उत्सव के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। 1908 से 14 तक जो 6 वर्षीय कारावास में उन्होंने जो दो ग्रंथ थे, जिसमें गीता रईसे द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, उसके बारे में ग्रंथों की रचना की, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही हमने जो दो साप्ताहिक समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा, जो केसरी तो मराठी भाषा में लिखा था और मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। 1880 से 80 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और जन्म आदि बातों पर हमने चर्चा की। और जो आगे का बिंदु हमारा स्वराज्य प्राप्ति के जो साधन है उसमें तीसरा साधन, ठीक है, तीसरा साधन ये वाला, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में हम आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा संबंधी विचार और कार्य। इससे पूर्व हमने स्वदेशी और बहिष्कार दो बिंदुओं पर चर्चा कर ली। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था ने तो छात्रों को देश की स्थिति का ज्ञान कराती है, न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तिलक राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के प्रमुख चार पक्ष थे। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के चार प्रमुख पक्ष थे। पहला क्या पक्ष था? शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना रहे। मतलब जो निर्धन व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो शिक्षा को क्या करना चाहिए? सुलभ बनाना चाहिए। सुलभ बनने से क्या होगी? जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो निम्न स्तर के व्यक्ति है, वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। दूसरी, ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। मतलब भारतीयों द्वारा दी जाए और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखती जाए कि वो अपने संस्कृति का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सभी चीज़ों को अपने परिप्रेक्ष्य में देख सके। तीसरा, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। जो उसके जो व्यक्तित्व का विकास है, पर्सनैलिटी का जो पर्सनैलिटी मतलब हिंदी इंग्लिश वर्ड है, पर्सनैलिटी का अर्थ ही होता है हिंदी में व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का आधार बने। और जो चौथी जो विचार था वो था, शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। तिलक का कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वह है जो हमें जीविकोपार्जन की योग्य बनाए। ध्यान रखना, तिलक पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है। यदि आप पढ़ते लिखते हैं तो वो भी शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो हमें जीविकोपार्जन, मतलब हमें अपने जीविकोपार्जन मतलब खाने पीने रहने की सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से उपलब्ध करवा सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों के ज्ञान तथा अनुभव दें। तो तिलक के मतानुसार शिक्षा का ये अर्थ था। ठीक है ना, ध्यान कर ले आप, चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर ले कि तिलक का शिक्षा का मतलब क्या था। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल
के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय नीति को अपनाए जाने के पूर्व ही आगरकर और चिपलूणकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता है। देशवासी के मत मतांतरों से ऊपर उठकर संगठित हो सके, देश की शक्ति बढ़ेगी। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। कौन से विद्यालय स्थापित किए? समर्थ विद्यालय स्थापित किए। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय थी। जो तिलक की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें किन किन का समावेश था? तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय था। और शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुखतः निम्न बातें थी। जो उनकी राष्ट्रीय शिक्षा थी उनमें ये प्रमुख बिंदु थे। औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने, मतलब ITI एक तरह से औद्योगिक शिक्षा है। प्राविधिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो प्राविधिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा दोनों ही शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा का अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन बना सके। जीविकोपार्जन मतलब पेट पालना, ठीक है ना। उसे अपने जीवन चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके साधन बन सके। धार्मिक शिक्षा पर बल, जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक शिक्षा पर बल देते हुए, भारतीय संस्कृति पर बल देते हुए, हिंदुत्व पर बल देते हुए उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे उत्सव का प्रारंभ किया, ठीक है ना। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे, किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वे अनभिज्ञ हैं। धार्मिक शिक्षा के अभाव से ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं, लेकिन तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलेश को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान की भावना का उदय होगा। नेक्स्ट जो बताते हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले बोर्ड पे लिखा दिया, शिक्षा के माध्यम कैसे हो? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। ध्यान करें, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे कि आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है वह शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भी भाषा का ज्ञान हो जाना ही एक अच्छी शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है, ठीक है ना। जो लोग अपन क्या मानते हैं कि जो लोग अंग्रेजी बोलता है वो क्या शिक्षित है, लेकिन तिलक क्या मानते थे? किसी विदेशी भाषा को सीखना ही क्या है? सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी देशी भाषा को सीखने के लिए ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है, मतलब ऐसी बाध्यता किसी और अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उनमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी ही है, पर उससे की शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नजर नहीं आता। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। ध्यान करना इस पे, वो मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, मतलब, और अंग्रेजी को गौण स्तर पर, मतलब नगण्य मानते थे, मतलब ना के बराबर स्थान हो किसका? अंग्रेजी भाषा का। नेक्स्ट है एक भाषा और एक लिपि का समर्थन, मतलब मातृभाषा के साथ साथ उन्होंने देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। किसको? देवनागरी लिपि। लिपि कौन सी है? अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और हिंदी को राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? हिंदी। राष्ट्रभाषा कौन सी बताई उन्होंने? हिंदी। और लिपि कौन सी बताई? देवनागरी। ध्यान कर ले आप, उन्होंने देवनागरी लिपि को लिपि और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपने सुझाव बताए। पांचवा जो बिंदु है वो है राजनीतिक शिक्षा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। जो शिक्षा थी कैसी होनी चाहिए?
जो भारतीयों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा। उससे क्या होगा कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, कौशल का विकास होगा और वो अपने किसी काम में स्वयं का खुद काम धंधा कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा का माध्यम कैसा हो, मातृभाषा हो, एक राष्ट्रभाषा मतलब कौन सी हो, राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक लिपि कौन सी हो, देवनागरी लिपि का उन्होंने समर्थन किया। और नेक्स्ट जो पांचवा बिंदु है वो है राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी, अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों के से परिचित कराकर उनमें स्वाधीनता का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन कल्याण का कार्य बड़ी प्रकार से कर पाएंगे। जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क और पत्रकारिता की शक्ति में उनका विश्वास था। किन किन पे? जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क और पत्रकारिता की शक्ति में उनका विश्वास था। तिलक ने अपने चिंतन और कार्यकलापों में जनमत और जनशक्ति को सदैव ही विशेष स्थान दिया है। उनका निश्चित मत था कि जनता में बड़ी शक्ति होती है और निरंकुश शासक भी जनमत से भय खाते हैं, भय मतलब डरते हैं। उन्होंने 1891 में केसरी में लिखा, शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। ध्यान करना, लोग तानाशाह क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो अपनी शक्ति को नहीं बताती। शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति को नहीं जताती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। ध्यान करना, शासक उनके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। उन्होंने केसरी में लगातार ऐसे लेख लिखे जिनमें किसानों, मजदूरों, कारीगरों, जुलाहों, भील, छोटे दुकानदारों आदि की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए चिंताएं व्यक्त की गई। और उन्होंने शिक्षित वर्ग को संदेश दिया कि आप अपने आप को साधारण जनता से अलग ना समझिए। झोपड़ियों तक जाकर साधारण जनता की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं तिलक के सामाजिक विचारों की। इससे पूर्व के जो टॉपिक थे उनमें हमने तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया, तिलक के स्वराज्य संबंधी जो विचार थे उसके बारे में अध्ययन किया, स्वराज्य प्राप्ति के जो साधन बताए, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। साथ ही हमने जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं तिलक के सामाजिक विचार क्या थे, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, उसके बारे में जो अगला बिंदु है उसमें हम चर्चा करते हैं। समाज सुधार के संबंध में तिलक का प्रस्ताव। उस समय के प्रसिद्ध समाज सेवी बेराम जी मालबारी द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रस्तावों में संकलित करने के लिए सन 1890 में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। जो प्रस्तावित सुधार प्रस्ताव थे तो उन्होंने 1890 के अंदर जो प्रस्तावित समाज सुधार के लिए जो प्रमुख बिंदु थे उसमें निम्न प्रस्ताव दिए गए थे। क्या क्या प्रस्ताव थे? लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष हो। और वर्तमान में अपनी कितनी है? वर्तमान में लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। तो उस समय जो उससे पहले बाल विवाह होते थे, आपको पता है कि इस समय उस समय जो समय था उसमें बाल विवाह होते थे, जिसमें कभी कभी तो घर में पल रहे बच्चों के साथ का भी विवाह की जो तारीख विवाह फिक्स कर दिया जाता था कि अगर आपका लड़का होगा या हमारी लड़की होगी तो हम अपना उनको संबंध स्थापित कर लेंगे। और इसके साथ साथ बाल विवाह, छोटे कम उम्र के बच्चे 5 साल 7 साल उनके बाल विवाह हो जाता था। लेकिन जो समाज सुधार के संबंध में तिलक ने कहा 1890 के अंदर जो प्रस्तावित सुधार थे उसमें क्या था कि अब न्यूनतम आयु लड़कों के लिए कितनी हो? 20 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष हो। और वर्तमान हमारे संविधान के अंदर कितना दिया गया है? लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु वर्तमान में 18 वर्ष हो। दूसरा जो बिंदु था समाज सुधार के रूप में, 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करें, यदि विवाह करना है तो विधवा के साथ विवाह करें। ध्यान करना, 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करें और विवाह करें तो किसके साथ करें? विधवा के साथ विवाह करें। विवाह उत्सव में पर मद्यपान बंद कर दिया। मद्यपान मतलब शराब वगैरह, है ना। दहेज के चलन पर रोक दिया जाए, दहेज को जो प्रचलन है उस पर रोक लगानी चाहिए।
विधवा को विरूप नहीं किया जाना चाहिए। विधवा को विरूप मतलब आपने देखा है कि वर्तमान समाज में भी जो बहुत से समाज है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ पर भी आज के समय में अगर किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि जो महिला होती है उसे सफ़ेद कपड़ा पहनना, उसे किसी भी तरह का कोई श्रृंगार नहीं करना, चूड़ियाँ नहीं पहनना, है ना, रंगीन कपड़े नहीं पहनना, इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो होती है। तो उन्होंने इसका भी विरोध किया कि महिलाओं को विरूप मतलब उनका रूप नहीं छीना जाए। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। मतलब एक जो उस समय एक बहुत बड़ी कुरीति थी, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे, शूद्र होते थे, उनके साथ बहुत अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनके साथ बहुत घिनौना व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी उसकी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक मतलब जनता को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा में किसको सम्मिलित किया जाए? धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक समाज अपनी मासिक आय का 1/2 भाग सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। मतलब प्रत्येक समाज सुधारक मतलब कोई जो भी समाज सुधारक है, जो भी नेता है, वो अपनी मासिक आय का 1/10 मतलब जितना वो कमाता है उसका 10वां हिस्सा सार्वजनिक कार्यों में खर्च करें। ये थे लोकमान्य तिलक के सामाजिक विचार। आइए अब हम बात करते हैं तिलक का योगदान क्या रहा उसके बारे में, कि तिलक ने हमें भारतीय जो जनता है उसे क्या अपने क्या विचार दिए, क्या उनका क्या दृष्टिकोण था समग्र रूप से। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1915 से प्रारंभ हुआ और गांधी युग प्रारंभ होने से पूर्व के 25 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चिंतन में यदि कोई किसी व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान है तो वे निश्चित रूप से लोकमान्य तिलक ही हैं। और इसके महान योगदान का अध्ययन इस प्रकार है। व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण। मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब जो बहुत से लोग होते हैं जो कथे कहते हैं कुछ और है, कथनी और करनी में उनका अंतर होता है, लेकिन जो तिलक थे जो कहते थे वो करते थे। कथनी से करनी अधिक प्रभावशाली प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब वो जो कहते थे वो करते थे, तो ही वो उन्होंने अपने समाज में को अपने आप से प्रभावित किया। अगला जो बिंदु है वो है राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्या है? राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थता मतलब वास्तविकता। तिलक और आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी नहीं थे, ठीक है, वो सपने नहीं देखते थे या आदर्शों की बातें नहीं करते थे। वो क्या थे? यथार्थवादी थे, वास्तविक रूप थे। जो जैसा वो कहते थे वो वैसा करते थे। वरन उनमें राजनीतिक यथार्थता की गहरी सूझबूझ थी। सन 1916 में लखनऊ समझौता और स्वशासन से संबंधित कांग्रेस लीग योजना का समर्थन तथा कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र आदि से प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने समझने की प्रतिभा थी। तिलक लोकमान्य तिलक को सत्य रूप में आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा गया है। ध्यान करना, आधुनिक भारत का कौटिल्य कौन है? लोकमान्य तिलक। उनका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर भी सभी साधन श्रेष्ठ हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। तिलक का कथन है कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम स्वार्थ भावना से प्रेरित नहीं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। लेकिन तिलक के इन विचारों के आधार पर उन्हें भारत का मैकियावेली नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है महान लोकतंत्रवादी। महान लोकतंत्रवादी। तिलक महान लोकतंत्रवादी थे। गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। तिलक सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके थे। उनका कहना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टि से अपर्याप्त होने पर भी देश के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का द्योतक है, परिचायक है।
अगला जो बिंदु है दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, उसमें जो तिलक थे, लोकमान्य तिलक थे, उनमें दूरदर्शी राजनीतिकता का परिचायक थे। उनकी जो सोच थी वो वर्तमान समय को लेकर, तत्कालीन समय की सोच नहीं थी। उनकी सोच क्या थी? दूरदर्शी, वो आगे भविष्य के बारे में भी सोचते थे। लोकमान्य तिलक अत्यंत उच्च कोटि के दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और भारत राष्ट्र के महत्तम निर्माताओं में है। सन 1896-97 में वे स्वराज्य की बात करने लगे थे और 1907 में उन्होंने होम रूल का उल्लेख किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना और लिपि के अंदर देवनागरी लिपि का प्रयोग करना, एक राष्ट्र एक मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया, स्वदेशी का समर्थन किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, है ना, पुनरुत्थानवाद, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत, महान लोकतंत्रवादी, दूरदर्शी, है ना। तो इस तरह से जो थे लोकमान्य तिलक थे, उनको आधुनिक भारत का कौटिल्य भी कहा जा सकता है। तो ये इतनी जो उपाधियां उन्हें मिली, क्यों मिली? क्योंकि वो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते थे, जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे। कांग्रेस लोकतांत्रिक दल की घोषणा में उन्होंने रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत स्वीकार किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिक महत्व को स्वीकार करके बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का परिचय दिया। सन 1916 में लखनऊ समझौते में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व की प्रस्ताव उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया था। अब लास्ट जो बिंदु है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता। सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता। प्रारंभ में तिलक राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था के विरोध करने का तत्व नहीं था, लेकिन कुछ सीमाओं तक। तो 1895 से ही गहरे रूप में 1905 से वे भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार की तीव्र आवश्यकता अनुभव करने लगे। पहले उनकी सोच क्या थी? उदारवादी सोच थी। फिर बाद में उनकी सोच उदारवादी से बदलकर क्या हो गई? उग्रवादी राष्ट्रवादिता के उनकी सोच हो गई। उस समय जो महामारी थी, प्लेग की परिस्थितियों में, तथा जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। उनका विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में श्रमिकों की भूमिका हरावल ही रहेगी। वे रूस के श्रमिकों द्वारा सन 1905 से 7 में की गई आम हड़ताल से प्रेरणा प्राप्त कर श्रमिकों को जागृत कर रहे थे। एक बार साम्यवाद के आतंकित प्रश्नकर्ता को उनका उत्तर था कि भारत को साम्यवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके सिद्धांत तो शाश्वत सिद्धांत है। गीता में कहा गया है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वे दूसरों के हितार्थ धरोहर के समान है। वास्तव में महात्मा गांधी, अपन लास्ट अंतिम जो बिंदु है उसकी ओर चल रहे हैं। वास्तव में तिलक महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती थे। महात्मा गांधी के पहले विचारक राम गोपाल के अनुसार महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने आंदोलन किए वे सब तिलक ने पहले ही किए थे। ठीक ना। जो महात्मा गांधी उनकी मृत्यु कब हो गई? 1920 में हो गई। महात्मा गांधी उनके बाद के विचारक थे। जब उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो मतलब ये सब जो पूर्ववर्ती कौन थे? तिलक। वे सब तिलक ने पहले ही किए थे। लगान ने देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। ठीक है, आप इन पॉइंटों को वापस नोट कर ले कि जो काम महात्मा गांधी ने बाद में किया वो तिलक ने पहले ही कर दिया। लगान ने देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी, स्वदेशी, इन सब का सर्वप्रथम प्रचार तिलक ने ही किया। सर्वप्रथम प्रचार किसने किया? तिलक ने। आगे वे लिखते हैं उनके दिव्य जीवन था और देशवासियों ने उन्हें केवल लोकमान्य की उपाधि दी, वरन वे तिलक भगवान कहकर भी पुकारा करते थे। वे चारों ओर से अंधकार में प्रकाश ज्योति की तरह आए। वस्तु स्थिति है कि गांधी ने गोखले को अपना गुरु माना, लेकिन जन सामान्य उनके कार्यकलापों में तिलक का ही दर्शन
करता रहा। मतलब गांधी जी ने अपना गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। लेकिन अपने जो क्रिया जन सामान्य के जो क्रियाकलाप है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी ने क्या किया? सरकारी नौकरियों को बहिष्कार किया, शराबबंदी को बहिष्कार किया, विधि वस्तुओं को बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाया। तो लेकिन जो उनके जो क्रियाकलाप पहले किसने किए? पूर्ववर्ती कौन थे? तिलक थे। ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमारा ये आज ये टॉपिक पूरा होता है, जिसमें हमने तिलक का जीवन परिचय, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, तिलक के राजनीतिक विचार, तिलक के सामाजिक विचार, तिलक के शिक्षा संबंधी विचार, और जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे केसरी और मराठा, और उसके बाद में जो दो प्रमुख ग्रंथ उन्होंने लिखे, गीता रहस्य और देव आर्टिज होम ऑफ द वेदास, और ये जो चीज़ें लिखी उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अगली टॉपिक जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। थैंक यू।